हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3, ये वो 3 पॉइंट्स हैं। सो इससे पास करता हुआ कोई भी प्लेन है तो उसके बाद मुझे मिलर इंडिसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सो मैथमेटिक्स में इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये है, डिटरमिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर इसके बाद में है x2 माइनस x1, यहाँ पर है x3 माइनस में x1। इस तरीके से यहाँ पर y2 माइनस में y1 और z3 माइनस में z1। यहाँ पर है z2 माइनस z1 और z3 माइनस में z1। सॉरी, यहाँ पर y आएगा y3 और यहाँ पर y1। ठीक है, एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा प्लेन का। जैसे कोई भी आप मान के चलिए एक प्लेन आता है 2x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो मिलर इंडिसेस क्या हो गया? मिलर इंडिसेस यहां हो गया 2, 3 और 0। ठीक है, सो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी ये गेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ विल द critical field of a superconductor in the superconducting state depends on the temperature, or you see that vary with the temperature. So critical field of a superconductor ये टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा। तो मैं रिलेशन जानता हूं कि HC एट एनी टेम्परेचर T दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर 0, और इसके साथ में मल्टीपल में होता है 1 माइनस में T बाय TC और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर अगर इंक्रीज करेंगे तो टी स्क्वायर इंक्रीज होगा। तो ये जो फैक्टर है ये क्योंकि इंक्रीज करने लग रहा है, 1 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि HC ऑफ T जो है क्रिटिकल फील्ड ये हमारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्रिटिकल फील्ड डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल से बेस्ड था, जिसमें आपको गिवन था स्पेसिफिक हीट जो है वो होती है गामा टी प्लस में AT3। ये हमारे पास में गिवन है। अब कोई 2 मेटल्स उसने कंसिडर किए, एक का नाम X और दूसरे का नाम Y। इसके करस्पॉन्डिंगली आपको गिवन था फेर्मी एनर्जी की वैल्यू और डिबे टेम्परेचर की वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंगली सेम है, फेर्मी एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन थी और डिबे टेम्परेचर की वैल्यू गिवन थी। और आपने जो फाइंड आउट करना था वो ये फाइंड आउट करना था कि गामा X का, ठीक है, X मेटल का डिवाइडेड बाय गामा Y और AX डिवाइडेड बाय AY, इनकी क्या वैल्यूज होंगी। ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो डिपेंडेंसी आपको पता होना चाहिए यहां पर कि गामा और A की डिपेंडेंसी फेर्मी एनर्जी और डिबे टेम्परेचर पर किस तरह से है। अगर ये आता है आपको तो न्यूमेरिकल आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो गामा T है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है इन द मेटल स्पेसिफिक हीट। और ये जो है ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है? ये है लेटिस कंट्रीब्यूशन। लेटिस कह लीजिए या फिर फोनोन्स कह लीजिए, क्योंकि लेटिस के वाइब्रेशंस ही क्या है? फोनोन्स हैं, फोनोन्स वाइब्रेशंस। ठीक है, तो उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन। यहां पर जो गामा है, ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेर्मी एनर्जी। और ये जो A की वैल्यू है ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय थीटा डी और इसका क्यूब। सो अगर ये डिपेंडेंसी आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब गामा X बाय गामा Y अगर मुझे निकालना तो कितना आ जाएगा? EF फेर्मी एनर्जी किसका? Y का मेटल का, और फेर्मी एनर्जी किसका? X का। ठीक है, इसी तरीके से AX डिवाइडेड बाय AY, ये आप कैसे निकालेंगे? थीटा डी डिवाइडेड बाय थीटा डी। ठीक है, ये Y का और ये वाला X का और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो मुझे याद है ऑलमोस्ट ये जो आंसर जो आने लग रहा था वो है 8, क्योंकि ये गिवन था 340 और ये गिवन था 170। कैंसिल होकर के 2 पर, और 2 का क्यूब आ जाएगा 8। ठीक है, और इसका जो आंसर था वो था शायद 7/5 था। ठीक है, 7/5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, गेट में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन।
मान लीजिए कोई मेटल है, उसका हॉल कोफिशिएंट है RH, ठीक है। सो ये RH जो है ये डिपेंड करता है फेर्मी एनर्जी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पावर के साथ में, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, मेटल के केस में। और डायमेंशन लिया गया 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल, तो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है इसकी पावर, क्योंकि देखो RH की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/Ne होता है, ठीक है, 1/Ne, ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, किस तरीके से डिपेंडेंसी है इसकी फेर्मी एनर्जी के साथ में, ये डिपेंड करता है कि डायमेंशन जो है वो क्या है। EF की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, p²/2m, ठीक है, दिस इज इक्वल टू h² k²/2m, ठीक है। अगर मैं फेर्मी एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो फेर्मी मोमेंटम होगा और फेर्मी ही वेव वेक्टर होगा, ठीक है। आल्सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12mv² और यहाँ पर आ जाएगा फेर्मी वेलोसिटी, ठीक है। अब जो KF की वैल्यू है ये अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हमने बात किया 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में इसकी वैल्यू होती है सिंपली n π, ठीक है। इसमें 2 डायमेंशन में होती है 2n π और इसमें होती है 3n π, ठीक है। पर 3n π नहीं होती, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3n π² होता है, ठीक है। और इसकी पावर देखिएगा, इसके पावर भी है, जैसे डायमेंशन कितना है इसका, जैसे इसकी जो पावर है ना ये है, याद रखने का तरीका है 1/d, d इज द डायमेंशन। जैसे यहाँ पर d डायमेंशन है तो 1/1 1 हो जाएगा तो n π आएगा। यहाँ पर बात करें तो 1 बाय डायमेंशन इट इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो n है, यहाँ पर ये क्या है, नंबर डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पर यूनिट डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ये बात करें तो n पर यूनिट एरिया, ये बात करें तो n पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है इस पर कैसे डिपेंडेंसी EF की, यहाँ पर 3 डायमेंशनल केस में EF इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो n की पावर 2/3। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस पर जो है फॉर्मूले से बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फेर्मी एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, तो फेर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 3 डायमेंशनल केस में वो कितना हो जाएगा, h² डिवाइडेड बाय 2m और 3π² और n है तो n को लिख सकते हो n/V और ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2, सो 2/3। इससे कई बार डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो EF इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 और इसी दैट n इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू EF की पावर जो है 3/2, ठीक है। और RH 1/Ne होता है, इसलिए RH इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू EF की पावर, ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, -3/2। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है एक डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है। 3 डायमेंशनल कोई सॉलिड है उसके लिए गिवन है, मान लीजिए 3 डायमेंशन सॉलिड के लिए ω² इज इक्वल टू ω0², वेयर ω0 इज सम कांस्टेंट, 2 माइनस में cos kxa और माइनस में cos kya, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। एक तो यहाँ से इफेक्टिव मास फाइंड आउट कीजिए m*, ठीक है, नियर बॉटम ऑफ बैंड, नियर बॉटम ऑफ बैंड, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो ये है जैसे कि फेर्मी एनर्जी जो है वो n के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किस पावर के साथ में, ये क्वेश्चन आ गया, नियर दी बॉटम ऑफ बैंड, ठीक है। तो बॉटम ऑफ बैंड की अगर मैं बात करूं तो k जो है वो 0 को टेंड करेगा, ठीक है, एंड एट द बॉटम ऑफ बैंड k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस केस में मैंने आपको बताया था कि ka जो है इट टेंड्स टू 0 एंड इट इज वेरी स्मॉल, सो दैट cos ka कैन बी रिटन एज 1 माइनस में ka का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से दैट 2। तो यहाँ से आ जाएगा ω² इज ऑलमोस्ट ω0², 2 माइनस में 1 प्लस में kx² डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस में 1 प्लस में ky² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो देखिए कैंसिल हो गया यहाँ से, सो आई एम गेटिंग ω0² और यहाँ से आ जाएगा a²/2 और यहाँ आ जाएगा kx² प्लस में ky², ठीक है। और इसे दैट ω0² और a² डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, क्योंकि kz तो 0 है इस केस में, ठीक है, kz 0 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा k² इज इक्वल टू kx² प्लस में ky²। अब यहाँ पर ω² ये आ गया, ठीक है। तो ω कितना आ गया, ω आ गया 1/√2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा ω0a और k, ये आ गया, ठीक है। अब इफेक्टिव मास मान लीजिए आपने निकालना इफेक्टिव मास, तो इफेक्टिव मास कितना आ गया यहाँ से h डिवाइडेड बाय d²e/dk², d²e/dk²। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे d²e/dk², कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ω0a/√2, ठीक है, ये आ जाएगा 1, दोबारा करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इफेक्टिव मास कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब फेर्मी एनर्जी जो है ये n पर कैसे डिपेंडेंसी है इसकी, ये आपको एक फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा कि नंबर डेंसिटी फेर्मी एनर्जी जो है इस पर कैसे डिपेंड करती है, d/s जो है यहाँ पर होता है
पावर के साथ, ठीक है, डी बाय एस। डी यहाँ पर डायमेंशन है, अब 3 डायमेंशन का यूज किया है इसने, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एस की वैल्यू देखिए इस केस में रिलेशन क्या है, ओमेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, ठीक है। तो डिस्पर्सन रिलेशन में क्या होता है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 1 आने लग रही है। तो पुट करें तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर 3 आ गया, और इस दैट ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 आ गया। दिस इज आंसर, ठीक है। सो पावर इज 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, कई बार आया हुआ अभी वैसे गेट में, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा अकोस्टिकल और ऑप्टिकल मोड्स, ठीक है। अकोस्टिकल और ऑप्टिकल मोड्स जो है इसकी क्या वैल्यूज होती है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है अकोस्टिकल और ऑप्टिकल मोड्स। जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए पर प्रिमिटिव सेल p नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। पर प्रिमिटिव सेल कितने प्रेजेंट हैं, p नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए n प्रिमिटिव सेल है किसी क्रिस्टल में, तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर np हो गए, कितने हो गए, np हो गए। अब ईच एटम हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3np, कितना आ जाएगा, 3np। अब यहां पर जो अकोस्टिकल मोड्स होंगे वो कितना हो जाएंगे, यहां पर 3n हो जाएंगे, ठीक है। अगर पर प्रिमिटिव सेल की बात करूं तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डिबे थ्योरी में ये चीज, ठीक है, कि 1 तो क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और 2 क्या होते हैं, ट्रांसवर्स मोड्स होते हैं, ठीक है। यही आपके अकोस्टिकल मोड्स हैं, ठीक है। तो 3n ये क्या है, अकोस्टिकल मोड्स, और जो बच गए वो कितने, 3np माइनस में 3n, और यू से दैट 3 जो है 3p माइनस में 3 और मल्टीप्लाई विद n, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, ऑप्टिकल मोड्स आ गए, ऑप्टिकल मोड्स आ गए, ये ध्यान रखना है। ये 3 डायमेंशन में बात किया, 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डायमेंशन में यहां आ जाएंगे 2, यहां कितने आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 2p माइनस में 2 आ जाएंगे, ठीक है। 1 डायमेंशन में बात किया तो 1, और यहां पर कितना, p माइनस में 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए अकोस्टिकल और ऑप्टिकल मोड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास में है मैच द फॉलोइंग का जो है ये क्वेश्चन है, और गेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां पर फोनोन्स हैं, तो फोनोन्स क्या चीज है, देखिए फोनोन्स है सोर्स ऑफ लेटिस वाइब्रेशंस। तो लेटिस जब वाइब्रेट करता है इसका मतलब फोनोन्स वहां पर वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड दे जनरेट इलास्टिक वेव्स, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन यहां पर मैच करेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोन्स। प्लाज्मोन्स क्या होते हैं, देखिए प्लाज्मोन्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है जब फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस केस में कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेशंस जो है वहां पर तब जनरेट होते हैं प्लाज्मोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोलरॉन्स। पोलरॉन्स के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है, ठीक है। जैसे कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेशंस है ना, ये आप पढ़ेंगे ज्यादातर, यहां पर काम आता है ये नैनो स्ट्रक्चर्स के अंदर, नैनो स्ट्रक्चर्स के अंदर इसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर है आयोनिक क्रिस्टल्स। अब आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में आयंस भी हमारे पास में, जैसे मान लीजिए NaCl स्ट्रक्चर है तो यहां पर Na पॉजिटिव के भी आयंस होंगे, ठीक है। इस तरीके से Cl माइनस इस तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारे पास में क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्रिस्टल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाएगा, एंड दिस अट्रैक्शन प्रोड्यूस दी पोलरॉन्स, ठीक है, इन द आयोनिक क्रिस्टल्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये इसका आ जाएगा। और लास्ट है पोलरिटॉन्स, ठीक है, इस केस में ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे बता देता हूं पोलरिटॉन्स क्या होता है। पोलरिटॉन्स जो है, पोलरिटॉन्स ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक्साइटॉन्स का, एक्साइटॉन्स प्लस में फोटॉन्स, ठीक है, प्लस में फोटॉन्स। एक्साइटॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटॉन्स होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और यहां पर होल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या होगा, कोई मान लीजिए हमारे पास में लाइट को इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा और कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इन द लोअर लेवल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वैकेंसी है तो होल क्रिएट होगा, और ये होल जो है और ये इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करते हैं तो एक्साइटॉन्स बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्साइटॉन्स। और एक्साइटॉन्स प्लस फोटॉन्स का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, पोलरिटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये ऑप्शन बचता है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए आयोनिक क्रिस्टल की टोटल जो है एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है, टोटल एनर्जी आपको गिवन है, टोटल एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स इट इज, सपोज कीजिए यू अट्रैक्टिव होता है ये, प्लस में यू रिपल्सिव है टर्म, ठीक है। ये अट्रैक्टिव कोलम्बिक टर्म होती है, सो डिपेंडेंसी है अल्फा बाय आर, और ये अट्रैक्टिव इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है।
सो प्लस में, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में सम बीटा बाय आर टू द पावर, कुछ भी ले लीजिए, एन ले लीजिए, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ पर ही हम मान के चलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन टू एटम्स आर बोथ नियर बाय ईच अदर एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, तो एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, उसको कहते हैं कोहेसिव एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर ही देखिए मैंने बोला है, तो R इज इक्वल टू आर नोड, दिस इज से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो इस पर जो है एनर्जी जो आएगी हमारे पास में, दिस इज कोहेसिव एनर्जी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है। इसको कई बार बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं। इसकी फाइंड आउट करने की कंडीशन है, देखिए इक्विलिब्रियम है, इसलिए du by dr इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आएगी और फिर वापस में इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये अट्रैक्टिव टर्म है, ये रिपल्सिव टर्म है, ठीक है, नेगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पे जो अल्फा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेडलिंग कांस्टेंट, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है NaCl स्ट्रक्चर के लिए या NaCl क्रिस्टल के लिए हमारे पास में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेडलिंग कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि 1 डायमेंशन है या फिर 3 डायमेंशन है। जैसे 3 डायमेंशन का केस है तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो है 1.74, और 1 डायमेंशनल कोई चेन है, 1 डायमेंशनल चेन ऑफ NaCl क्रिस्टल, तो हमारे केस में जो वैल्यू आती है वो है 2Ln2, ठीक है। तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, du by dr फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसको 0 पुट करके आप आर नोट की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस अगर आप इसमें पुट करेंगे दैट गिव्स मी द कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार गेट में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, जेस्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि बताइए ब्रैग्स कंडीशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में, या हम कहें कि जो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की टर्म में क्या होता है, ठीक है। सो ब्रैग्स कंडीशन, तो ब्रैग्स कंडीशन का जो डेरिवेशन है, ब्रैग्स कंडीशन का जो डेरिवेशन है वो आप एडवाल्ड कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, एडवाल्ड कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल, मान लीजिए कोई लेटिस वेक्टर्स है, इस तरीके से रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 1/λ जो है इसका एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, 1/λ का कोई स्फीयर ड्रॉ करते हैं सच दैट दिस स्फीयर मस्ट जो है पास करना चाहिए, इसका सरफेस जो है टच करना चाहिए किसी भी एक या एक से ज्यादा रेसिप्रोकल पॉइंट से, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए ये है रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट, रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये 1/λ का यहां पर क्या है, 1/λ का यहां पर ये स्फीयर है, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवाल्ड स्फीयर, आपने पढ़ा होगा, एडवाल्ड स्फीयर बोलते हैं इसको, एडवाल्ड स्फीयर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में इंसिडेंट वेव, तो इंसिडेंट वेव वेक्टर इसके साथ एसोसिएटेड होगा, तो उसको मैं नाम दे के वेक्टर, ठीक है, दिस इज के वेक्टर। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये होगा ओरिजिन किसका, रेसिप्रोकल लेटिस का। यहां से जब आप इस वाले पॉइंट पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, इसको G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, ठीक है, K डैश से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो है वेक्टर एडिशन रूल से क्या हो जाएगा, K डैश की वैल्यू हो जाएगी K प्लस में G हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स में, कितना आ जाएगा K, ठीक है, इसका मॉडुलस का K डैश का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस में 2 और K डॉट G आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और देखिए K डैश जो है इसका मैग्नीट्यूड और K का मैग्नीट्यूड दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये से स्फीयर का दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस ही तो है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में आ जाएगा G स्क्वायर प्लस में 2 K डॉट G दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द ब्रैग्स कंडीशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कई बार आता है क्वेश्चन इससे बेस्ड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्पर्जन रिलेशन आपको गिवन है 1 डायमेंशनल मोनोटोमिक क्रिस्टल का, ठीक है, क्योंकि डायोटोमिक के केस में तो अकॉस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांचेस का वहां पर राइज होता है, ठीक है। तो उसका काफी बड़ा एक्सप्रेशन पड़ जाएगा। मैं यहां पर 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, 1 डायमेंशनल मोनोटोमिक क्रिस्टल, ठीक है, मोनोटोमिक क्रिस्टल। इस केस में आपको गिवन है डिस्पर्जन रिलेशन, इट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2c बाय कैपिटल M 1 माइनस में cos Ka, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आपने ये नहीं देखा तो फिर ये देखा होगा, अंडर रूट ऑफ 2c बाय कैपिटल M और इंटू में 2 साइन स्क्वायर Ka बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4c बाय M और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ Ka बाय 2, ये रिलेशन आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जॉन, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जॉन, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस पाई बाय ए, और वीजी की क्या वैल्यू होती है ग्रुप वेलोसिटी की, ये होती है डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी के कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4c बाय एम, और साइन के बाय 2, इसका कितना हो जाएगा कोस के बाय 2, ठीक है, और के बाय 2 का a बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और कोस के a बाय 2 इसकी वैल्यू एट दी बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन कितना हो जाएगा, कोस ऑफ a बाय 2 मल्टीप्लाई विद पाई बाय a, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मिलर इंडिसेस से बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मान लीजिए दे रखी हैं 2a 3b और एक लीजिए -c, ठीक है, और हमें मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट यहाँ पर है 2 3 और -1, ठीक है। और मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इंटरसेप्ट क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल अगर लें तो 1/2 1/3 और -1, ठीक है। और इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेने के बाद में एलसीएम लेंगे हम तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ पर -6, तो डिनोमिनेटर को आप रहने दीजिए, बाकी ये जो आप देख रहे हैं दिस इज मिलर इंडिसेस, सो 3 2 और देखिए -6 नहीं लिखा जाता, यहाँ पर आ जाएगा 6 बार, सो दिस इज द मिलर इंडिसेस HKL, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, इसमें आपने ड्रा करना है ग्राफ काई वर्सेस टी, दैट मीन्स ससेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर एंड 1 बाय ससेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। सो पैरा है, फेरो है, ठीक है, फेरो है और एंटी फेरो है, ये आपके केस में। पैरा का आपको पता है, पैरा जो है वो क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल अगर हम अप्लाई करें तो जो इसके सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, उससे वीकली अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में कहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी डोमेन्स हैं, यहाँ इसमें भी डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर भी डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आती है यहाँ पर फील्ड के साथ में, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये जो डोमेन्स थे ये क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होंगे, डोमेन्स जो है अलाइन हो जाते हैं। If they align in the same direction to the external magnetic field, then these are called ferromagnetic crystals. And if opposite, then it is called antiferromagnetic crystals. ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर सेम। अब काई वर्सेस टी देखना है, इसके लिए आपको रिलेशन तो पता होना चाहिए काई और टी के बीच का। तो अगर हम पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल्स की बात करें, देखिए एक डाया भी होता है, डाया में रिपेल करता है, ठीक है। सो यहाँ पर रिपेल करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरा के केस में यहाँ पर तो काई जो है वो फंक्शन नहीं होता है टेम्परेचर टी का, दैट मीन्स कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। अगर पैरा की बात करें तो काई इज इक्वल टू सी बाय टी है, तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज कॉल्ड क्यूरी वेस लॉ, ठीक है। यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट सी है, क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ जो है देखेंगे इसका भी। फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखिए यहाँ पर आता है काई इज इक्वल टू सी बाय टी, और यहाँ जाएगा माइनस में थीटा या फिर टी सी भी कह सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में हो जाता है काई इज इक्वल टू सी बाय टी प्लस में सम टी एन, दिस इज कॉल्ड नील्स टेम्परेचर, ठीक है, नील्स टेम्परेचर, ठीक है। एंड टी एन इज लेस देन टी सी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल्स, फेरो और एंटी फेरो में काई वर्सेस टी के बीच में ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास में मान लीजिए काई है और ये है टी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर टी। तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक केस में बात करूं तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेरा में तो यहां पर कुछ सर्टेन टेम्परेचर होगा विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर अबाव विच दिस फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफ वैसा ही नजर आएगा लेकिन थोड़ा सा यहां पर इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नील्स टेम्परेचर यहां पर मान लीजिए है, ठीक है, टी एन है यहां पर। सो आफ्टर टी एन दिस एंटी फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, तो फिर इस टाइम पर इस टाइप से आपको ग्राफ नजर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बाय काई वर्सेस टी। देखिए 1 बाय काई वर्सेस टी जो है इसका ग्राफ किस टाइप से देखने को मिलता है, ये है कुछ इस टाइप से, 1 बाय काई है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर टी है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, काई इज इक्वल टू सी बाई टी है पैरामैग्नेटिक केस में, तो 1 बाय काई कितना हो जाएगा,
T/C हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/chi और T के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है और कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी नहीं आने लग रही, ओरिजिन से पास हो जाएगा आराम से, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में यहाँ होता है स्लोप, ठीक है, ये हो जाएगा, इस टाइप से होगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा इसका। यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक में यहाँ इस टाइप से जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। दिस इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज फेरोमैग्नेटिक एंड दिस इज माइनस ऑफ नील्स टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आप ड्रा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है आया हुआ है गेट में, स्ट्रक्चर फैक्टर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए इसका जो यूज है वो है इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली हम ये पता करते हैं कि रिफ्लेक्शन पीक मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर फैक्टर S = 0 आ जाता है तो इंटेंसिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 0 हो जाएगी, देयर इज नो रिफ्लेक्शन पीक विल बी अकर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फैक्टर जो है, इससे पहले हम इंटेंसिटी डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी है, देखिए इंटेंसिटी होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो है स्कैटरिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर। तो यहां से आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल f से, और इसको s से डिनोट करते हैं। s का जो फॉर्मूला है वो ही आ जाता है समेशन i e⁻ 2πi और h u i प्लस में k v i प्लस में h k l और w i, ठीक है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं h k l ये तो मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। और ये u i v i और w i ये ith एटम जो है उनकी पोजीशन बताने लग रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट बताने लग रहा है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम्स हैं पर यूनिट सेल, अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो 1 है, तो इस 1 एटम की पोजीशन कहां पर है, ठीक है, वो है ui vi और w। जैसे सिंपल क्यूबिक के केस में है 0 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू, ये आ जाएगी e⁻ 2πi और ये आ जाएगा 0, तो e⁻ 0 विच इज 1। तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इंटेंसिटी भी कितनी आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स प्लेन्स जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है, उन सब के लिए जो है रिफ्लेक्शन पीक्स जो है आपको ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो यहां पर कोई किस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है BCC, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक में हमने देखा कि ऑल HKL आर अलाउड, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन पीक्स आर ऑब्जर्व्ड। BCC के केस में अगर हम देखें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, वो 2 हैं। इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0 एंड हाफ हाफ और हाफ, ठीक है। स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू देखते हैं, ये है i e⁻ 2πi और यहाँ आ जाएगा h ui प्लस में k प्लस में l vi और wi, ठीक है। सबसे पहले 0 0 0 इसके लिए 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ जाएगा e⁻ 2πi और यहाँ आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हाफ और h प्लस में हाफ k प्लस में हाफ l, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस में e⁻πi और h प्लस k प्लस l, ये आ जाएगा स्ट्रक्चर फैक्टर। इसको f से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाती है, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी 0 कब होगी, देखिए अगर h प्लस k प्लस l अगर ये आपके केस में हो ओड, ठीक है, अगर ये ओड है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा e⁻ ओड मल्टीपल ऑफ पाई आयोटा, और ये कितना होता है -1 होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए e⁻πi जैसे ओड मल्टीपल 1 ही ले लीजिए, तो e⁻πi कितना आ जाएगा cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई, ये तो 0 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो इसकी वैल्यू -1 प्लस 1 0 हो गया। तो इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन पीक इज नॉट ऑब्जर्व। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि BCC के केस में कभी भी HKL जो है वो ओड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप FCC में भी निकाल सकते हैं। अच्छा H प्लस K प्लस L जो है इवन हुआ, तो इवन हो गया तो इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है, यहां हो जाएगा 1 + 1 2 इंटू f और इसका होल स्क्वायर, तो 4f स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आपको ये मिलेगी 4f स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान देना है यहां पर, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस BCC के अंदर जो है हमें रिफ्लेक्शन पीक देखने को नहीं मिलेगी, और ऑप्शन दे दिए जिसमें से एक ऑप्शन में H प्लस K प्लस L जो है वो ओड आने लग रहा है, तो वही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हमें रिफ्लेक्शन प्लेन ऑब्जर्व नहीं होगा। FCC की अगर मैं बात करूं तो FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 4, और इनकी जो पोजीशन होती है वो भी याद रख सकते हैं आप 0 0 0, ठीक है, हाफ हाफ 0 0 हाफ हाफ और है हाफ 0 हाफ,
ठीक है, तो इसमें भी आप जो है कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है स्ट्रक्चर फैक्टर इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो है कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप लोगों के पॉइंट है कि जैसे फेर्मी एनर्जी मैंने डिस्कस किया था, इस केस में इसकी वैल्यू होती है h² k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये फेर्मी वेव वेक्टर था जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में अलग अलग वैल्यू आ रही थी। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि एवरेज एनर्जी की वैल्यू 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ फेर्मी एनर्जी, ठीक है, तो उसका याद रखने का ट्रिक है d डिवाइडेड बाय d प्लस f इंटू में EF। ठीक है, फेर्मी एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल केस है, तो 3 डायमेंशनल में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में एस की वैल्यू कितनी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस, तो इलेक्ट्रॉन गैस के केस में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन गैस में एस की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2, दैट मीन्स 3/5 EF, क्या यही होती है, यस। ठीक है, 2 डायमेंशन में अलग वैल्यू आएगी, 2 डायमेंशन कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो आ जाएगा हाफ, तो हाफ EF। ठीक है, इसी तरीके से 1 डायमेंशन है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 और EF। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, तो इससे बेस्ड जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें कि अगर ट्रांसलेशन लेटिस वेक्टर्स आपको गिवन है, से A1, A2, A3, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स। मान लीजिए A3 गिवन नहीं है, A1 और A2 गिवन है, ठीक है, तो A3 आप खुद से अज्यूम कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू कुछ C K कैप। ठीक है, तो यहां पर अगर जैसे मान लीजिए हमें रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स B1, B2, B3 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए B1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो B1 का फॉर्मूला होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई लगाइए सबसे पहले तो, और A2 क्रॉस A3, ठीक है, B1 निकाल रहे हैं तो A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ट्रांसलेशन लेटिस, और वॉल्यूम जो होता है वो है आपके केस में A1 डॉट A2 क्रॉस में A3। ठीक है, इसी तरीके से जो है B2 की वैल्यू, इसी तरीके से B3 की वैल्यूज। तो आप याद रखिएगा ट्रांसलेशन वेक्टर से रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स जो है वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। और ये भी याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है एक BCC का वो FCC होता है और FCC का BCC होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है ग्रेजुएशन टाइम पर। इसके बाद में आप लोगों के होमवर्क देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, इस केस में आपको गिवन है एनर्जी, ठीक है, कोहेसिव एनर्जी फाइंड आउट करना है बस सिर्फ, कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां पर दे रहा हूं लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल, ठीक है, 4E और यहां है सिग्मा बाय आर इसकी पावर 12 माइनस में सिग्मा बाय आर इसकी पावर है 6। ठीक है, या आपके केस में पोटेंशियल गिवन है, इसका आपने कोहेसिव एनर्जी जो है इसके कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर बताना है। ठीक है, दिस इज लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल। ठीक है, सो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।